So hello friends, welcome back to our YouTube channel MedEasy Medicine. Today we are going to discuss about a quick revision of autocoids. Okay, in this lecture I am going to discuss about the most important MCQ that is must ask in your competitive exam. So please watch the full video. So let's start with our discussion. Okay, so first, what is autocoids? Autocoids is a self-acting लोकल हॉर्मोन्स. ऑटोकॉट्स क्या होता है? सो ऑटोकॉट्स एक सेल्फ एक्टिंग लोकल हॉर्मोन्स होता है जो लोकली वर्क करता है. ठीक है, वो ऑटोकॉट्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. एक होता है अमाइन डेरिवेटिव्स, सेकेंड देता है लिपिड डेरिवेटिव्स एंड थर्ड पेप्टाइड डेरिवेटिव्स. ओके, अब जो अमाइन डेरिवेटिव्स के अंदर जो ऑटोकॉट्स इंक्लूड होते हैं दैट आर हिस्टामाइन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेरोटोनिन. ओके, हिस्टामाइन में लास्ट में अमाइन आया, so it is amine derivative, and it 5 hydroxy tryptamine, it there is also amine is come at last, so it is also amine derivative. Okay, in lipid the prostaglandins, thromboxane and leukotrienes are included, and in peptide there are two main peptides are there, bradykinin and endothelin. Okay, अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, एंडोथेलिन को देख के कुछ याद आता है? एंडोथेलिन कहाँ यूज करते थे हम? एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट. So we used endothelin antagonist. Yes, वो ड्रग कौन सा था? बोसेंटन. ओके, ये ड्रग को हम कहाँ यूज करते थे? इन पल्मोनरी hypertension. We use this drug in pulmonary hypertension. It is also most important MCQ, so remember it. Okay, now first today we are going to discuss about a histamine and 5 hydroxy tryptamine. Okay, so histamine का स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे. हिस्टामाइन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? So there is one carboxylic acid group, there is one amine group, and there is one hydrogen, and there is alkyl chain. Okay, so how the histamine is synthesized in our body. ठीक है, हिस्टामाइन कैसे बनता है? तो हिस्टामाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द वन एमिनो एसिड दैट इज हिस्टीडीन. ओके, हिस्टीडीन से हिस्टामाइन बनेगा. ओके, बाय द एंजाइम हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज. ये हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा? हिस्टीडीन को हिस्टामाइन में कन्वर्ट करेगा. हिस्टीडीन एक एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हिस्टामाइन का सिंथेसिस हो गया तो उसका डिग्रेडेशन भी होगा. तो उसका डिग्रेडेशन कौन करेगा? उसका डिग्रेडेशन करेगा माओ एंजाइम, मतलब मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम. ओके, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेंगे? हिस्टामाइन का डिग्रेडेशन करेंगे. अब हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स के बारे में हम देखेंगे. सो हिस्टामाइन के मेनली 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4. ओके, अब हम इनकी लोकेशन और इनका फंक्शंस देखेंगे. सो जो H1 हिस्टामाइन का जो रिसेप्टर है वो GQ कपल प्रोटीन के मैकेनिज्म से वर्क करता है. ठीक है, और ये CNS में और पेरिफेरल ऑर्गन में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. CNS में हिस्टामाइन क्या करेगा? CNS में हिस्टामाइन इट कॉजेस वीकफुलनेस, मींस वो हमको जगा के रखता है. ओके, जब हमारे CNS में हिस्टामाइन रिलीज हो रहा होता है तब वो हम जागते हैं. दैट्स व्हाई जो हम एंटीहिस्टामाइन्स देते, ठीक है, अगर जो एंटीहिस्टामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा वो क्या करेगा? इट कॉजेस सीडेशन. ठीक है, नाउ हिस्टामाइन कॉजेस इंक्रीज इन मेमोरी, वो हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है. इट ऑल्सो कॉजेस वॉमिटिंग एंड वर्टाइगो. वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना. ओके, व्हाट हिस्टामाइन डू इन पेरिफेरल ऑर्गन्स? जब भी हिस्टामाइन रिलीज होता है हमारे पेरिफेरल ऑर्गन में थ्रू एनी सेल लाइक मास्ट सेल एक्सेट्रा, उसकी वजह से क्या होता है? इट कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन. वो क्या कॉज करेगा? एलर्जिक रिएक्शन. ओके, अब H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो H2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन स्टमक. वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में. स्टमक के पैरेटियल सेल में प्रेजेंट होता है एंड इट कॉजेस द HCl प्रोडक्शन. वो हमारे स्टमक के अंदर HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. ओके, कौन? H2 रिसेप्टर. और जो जी स्टिमुलेट प्रोटीन का बनेला होता है, मतलब उसकी मैकेनिज्म जी स्टिमुलेट मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है उसका रिसेप्टर. नाउ H3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्री सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है. मींस मान लो आपका सिनेप्स है,
ठीक है, इसके सिनेप्स में प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द हिस्टामाइन रिलीज, ये हिस्टामाइन के रिलीज को डिक्रीज करेगा, मींस ये दोनों का जो फंक्शन है H1 और H2 का, उससे ऑपोजिट काम करेगा, मींस इट डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ H1 एंड H2। ठीक है, अब अब ये क्या करता था, हिस्टामाइन का रिलीज डिक्रीज करता था, तो हमने क्या किया, एक नई ड्रग की क्लास बनाई, दैट इज H3 रिवर्स एगोनिस्ट। रिवर्स मींस उससे ऊंधा काम करे। ये जो H3 क्या करता था, हिस्टामाइन का रिलीज कम करता था, तो हमने ऐसी ड्रग की क्लास बनाई जो उससे ऊंधा काम करे। ऊंधा काम करेगी मींस इट इंक्रीजेस द हिस्टामाइन रिलीज। ओके, अब हिस्टामाइन रिलीज को इंक्रीज करेगी, सो हिस्टामाइन रिलीज को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मैंने आपको बताया हुआ, इट इंक्रीजेस द wakefulness। ठीक है, और वो ड्रग कौन कौन से होते हैं, रिमेंबर इट, द नेम ऑफ दैट ड्रग इज टिप्रोलिसेंट एंड पिटोलिसेंट। ओके, वो ड्रग कौन से होते हैं, टिप्रोलिसेंट एंड पिटोलिसेंट। अब ये ड्रग कहाँ यूज होते हैं, सो ये वेकफुलनेस को इंक्रीज करता है, सो दैट्स व्हाई देयर आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। वो कहाँ यूज होते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रग ऑफ चॉइस इज नार्कोलेप्सी, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज मोडाफिनिल। ठीक है, फिर टिप्रोलिसन और पिटोलिसन टिक करके मत आना। अगर कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ नार्कोलेप्सी, तो दैट इज मोडाफिनिल। ओके, बट H3 reverse agonist like tiprolizine we can use now. Okay, now fourth receptor is not that much important, but it causes chemotaxis. Okay, it is present in WBC and it causes chemotaxis. Now, अब जैसे मैं आपको बताया कि H2 ब्लॉकर क्या कर रहा था, वो जी स्टिमुलेट प्रोटीन से काम कर रहा था, ब्लॉकर है तो मींस ये इनिबिट करेगा, इनिबिट होने की वजह से क्या होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड इट कॉजेस डिक्रीज इन द HCl प्रोडक्शन। ठीक है, अब HCl का डिक्रीज हम किस बीमारी में करते हैं, किस डिसीज कंडीशन में हम HCl का प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, सो यस, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स। ओके, एंड द ड्रग दैट आर H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, वो ड्रग होते हैं लाइक सिमेटिडिन एंड रेडिटिडिन। ये जो टिडिन वाले ड्रग होते हैं ना, वो सारे ड्रग कौन से होते हैं, H2 ब्लॉकर्स। और मेरा आप सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर आर ऑलवेज PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, एंड ये जो H2 ब्लॉकर्स है वो यूज होते हैं, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक रेबिप्रेसोल, पेंटोप्रेसोल एक्सेट्रा ड्रग्स। ओके, सो रिमेंबर इट। नाउ थर्ड इज H1 पार्शियल एगोनिस्ट। H1 पार्शियल एगोनिस्ट मींस ये क्या करेगा, ये इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्टाइगो। ये वर्टाइगो मींस चक्कर आते हैं हमको, तब उसकी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करेंगे। और इसके अंदर कौन सा ड्रग इंक्लूड होता है, दैट इज बीटा हिस्टीन। इसके अंदर कौन सा ड्रग इंक्लूड होगा, दैट इज बीटा हिस्टीन। ओके, नाउ वी मूव विथ अवर फोर्थ मेन क्लास, दैट इज एंटीहिस्टामिनिक्स। अब सब बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक कौन से ड्रग्स होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक वो ड्रग्स होते हैं जो H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करे। ओके, जो ड्रग H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, वो ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, सो रिमेंबर इट। ओके, अब ये जो ड्रग्स है ये 2 जनरेशन में डिवाइड होती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, उसका ऑपोजिट सेकेंड जनरेशन होगी। ओके, फर्स्ट जनरेशन क्या करेगी, इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एंट्री लेगी, लेकिन सेकंड जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ओके, अभी फर्स्ट जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, तो उसकी वजह से क्या कॉज करेगा, वो सीडेटिव एक्शन कॉज करेगा, क्योंकि हिस्टामाइन हमको जगा के रखता है। अगर हमने उसका एंटागोनाइज दे दिया, मीन्स हमने उसको ब्लॉक किया, अगर हमने उसको ब्लॉक किया तो क्या होगा, वो जगाने के बदले सुला देगा। सो दे आर सीडेटिव। बट सेकंड जनरेशन जो एंटीहिस्टामिनिक्स होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा तो उसका कोई सीडेटिव एक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका एडिशनल एक्शन होता है, इट इज हैविंग एंटी वर्टाइगो इफेक्ट, एंटी इमेटिक इफेक्ट एंड इट आल्सो कॉजेस मेमोरी लॉस। जैसे हमने अभी पढ़ा
कि हिस्टामाइन क्या करता था, वो मेमोरी को इंक्रीज करता था, बट ये जो ड्रग्स हम H1 एंटागोनिस्ट देंगे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो क्या करेगा, इट कॉजेस मेमोरी लॉस। ओके, लेकिन सेकेंड जनरेशन का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नाउ अब H1 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन होता है। अब फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स होते हैं उनको हम पायलट्स, जो लोग मशीनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो सबके अंदर हम इनको यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? अब मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो ट्रक चला रहा है, ट्रक चलाते चलाते अगर सो गया तो क्या होगा? फिर तो गया, वो कहाँ, उसका ट्रक कहाँ? सो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, अगर पायलट्स के अंदर H1 एंटागोनिस्ट दे देंगे तो क्या होगा? वो प्लेन चलाते चलाते सो गया तो क्या होगा? Okay, so you now you can imagine. So that's why we cannot give H1 antagonist in this type of scenarios. Now, अब जो H1 एंटागोनिस्ट होता है वो डे टाइम में हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि दिन में कोई नहीं सोता, हमेशा रात को सोया जाता है, इसलिए हम इसको नाइट टाइम में देते हैं। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डे टाइम। बट H1 एंड फर्स्ट जनरेशन जो H1 एंटागोनिस्ट होता है उसके अंदर एक अच्छा ड्रग होता है, दैट इज क्लोरफेनिरामाइन। ओके, ये लिस्ट सीडेटिव होता है, ठीक है, इसका जो सीडेशन एक्शन है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये याद रखना। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। नाउ uses of first generation antihistaminics are it used in the treatment of insomnia, motion, morning sickness, and it is also anti-vertigo drug as we already discussed। और जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं उसके अंदर इस टाइप का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, उसमें हम क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा सो वो सीडेशन कॉज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये जो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं वो सेकंड जनरेशन के लिए नहीं होते। एंड सेकंड जनरेशन कहाँ यूज होता है? सो दे आर मेनली यूज एज एंटी एलर्जिक ड्रग, हम उनको कहाँ यूज करते हैं? एज एंटी एलर्जिक ड्रग्स। नाउ so let now we discuss about some important points and special points of drugs। पहले ऐसे ड्रग जो हाईली सीडेटिव हो, मतलब बहुत उनका सीडेशन हो, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। नाउ फर्स्ट the drug that is we are going to study, that is promethazine। promethazine क्या है? so promethazine का सबसे ज्यादा सीडेशन होता है, it having maximum anticholinergic activity and it having the maximum local anesthetic activity। ओके, इसका सब कुछ मैक्सिमम होता है बिकॉज इट इज अ प्रो ड्रग मीन्स प्रो है, ठीक है, तो इसका सब कुछ मैक्सिमम होता है। सो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज डाइफेनहाइड्रामाइन एंड third is hydroxyne। hydroxyne is a longest acting drug। ओके, हाइड्रोक्सिन इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग और उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? दैट इज सिट्रीजिन। अब सिट्रीजिन हाइड्रोक्सिन का क्या होता है? एक्टिव फॉर्म। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ विच इज आस्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, अब कोई हाइड्रोक्सिन पूछे, हाइड्रोक्सिन इज अ सिट्रीजिन ओनली, इट इज अ एक्टिव फॉर्म, सो रिमेंबर इट। नाउ डॉक्सिलेमाइन एंड विटामिन B6, ठीक है, देयर इज आल्सो नोन एज पैराडॉक्सिन। अब डॉक्सिलेमाइन एंड विटामिन B6 है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्निंग सिकनेस हुई है, सो उसमें हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, सो रिमेंबर इट। इसको याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि ये सारी एग्जाम्स में पूछते हैं। नाउ our next drugs are meclizine, buclizine, cyclizine and cinnarizine। cinnarizine is a calcium channel blocker also, ठीक है, उसका एक एक्शन होता है एडिशनल। नाउ ये जो सारे ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स कहाँ यूज होते हैं? तो दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन सी सिकनेस एंड इन मोशन सिकनेस। ये सारे जो ड्रग्स होते हैं दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन सी सिकनेस एंड मोशन सिकनेस में ये सारे ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। ओके, नाउ और लास्ट ड्रग इज दैट इज सेप्रोहेप्टाडिन। सेप्रोहेप्टाडिन का क्या होता है? सो उसका मेन एंटीहिस्टामाइन का एक्शन होता है ये। इट इज आल्सो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, उसका एंटीकोलिनर्जिक भी उसका मैकेनिज्म है, एंड इट इज आल्सो वर्क एज ए एंटी सेरोटोनिन ड्रग। ओके, नाउ वी सी moderately sedative drug। moderately sedative drug means जो थोड़ा बहुत sedation cause करे, so that is phenyramine which is also known as a brand name Avil।
ओके, लीस्ट सीडेटिव ड्रग जैसे मैंने आपको बताया दैट इज क्लोरफेनिरामाइड। ओके, नाउ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जैसे मैंने आपको बताया इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, उनका कोई भी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होता क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेंगे। ओके, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को तो ब्लॉक नहीं करते। नाउ इट हैविंग एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म, बट वो एंटी उनका एक एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म होता है। Now, there is one important drug-drug interaction. So, the drugs like terfenadine and estimazole. Okay, इसके अंदर actually 3 drugs आते हैं, which is also known as a cat drugs. Cat means cisapride. इसके अंदर हम cisapride भी include कर सकते हैं। ओके, cisapride. अब ये जो cat drugs होते हैं, cisapride, estimazole, terfenadine, ये सारे जो ड्रग होते हैं वो CYP3A4 जो माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है इनका। लेकिन ऐसे ड्रग्स जो ये एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है, ये जो ड्रग क्या करते हैं, ये जो एंजाइम होता है माइक्रोसोमल एंजाइम, उसको क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं। अगर ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिट हो गया तो क्या होगा, ये जो सारे ड्रग है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और उनका क्या होगा, ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो कॉज करते हैं इंक्रीज इन क्यूटी इंटरवल। और अब तो अब सब एक्सपर्ट हो गए, अगर क्यूटी इंटरवल अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इट कॉजेस अरिथमिया, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया, दैट इज टॉर्सिडी डी पॉइंटस। ओके, नाउ so it is also most important drug interaction and it is also asked in exams. Now second drug is fexofenadine. Fexofenadine क्या है, fexofenadine is an active metabolite of terfenadine. ओके, ये टर्फिनाडिन के एक्टिव मेटाबोलाइट है, लेकिन टर्फिनाडिन होता है वो क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करके ये अरिथमिया कॉज करता है, लेकिन जो फेक्सोफिनाडिन होता है वो क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज नहीं करता। सो इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कि टर्फिनाडिन इंक्रीज करेगा क्यूटी इंटरवल को, लेकिन फेक्सोफिनाडिन इंक्रीज नहीं करता है। सो इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ. Now we see our third drug that is cetirizine. अब cetirizine है, cetirizine हम सब ने ली होगी कभी ना कभी। cetirizine किसी थोड़ी सीडेटिव ड्रग है, ठीक है। इसका हमने एक L आइसोमर बनाया, L आइसोमर दैट इज लिवोसिट्रिजिन। अब लिवोसिट्रिजिन बनाने से क्या हुआ, जो हम सिट्रिजिन को जो डोज देते थे उसके बदले हम हाफ डोज में लिवोसिट्रिजिन देते एंड इट इज अ लेस सीडेटिव। ठीक है, और सिट्रिजिन होता है इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव एंटी एलर्जिक ड्रग, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। एंड द फोर्थ ड्रग दैट इज लोराटिडिन। लोराटिडिन इज अ मोस्ट पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक। नाउ टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक कौन कौन से होते हैं, सो हम इनको याद कर सकते हैं निमोनिक से लोका। ओके, लोका मीन्स लिवोकार्बेस्टिन, ओलप्टाडिन, कीटोटिफेन, एल्केफ्टाटिन एंड एजिलास्टिन। ओके, अब इसमें ओलप्टाडिन एंड कीटोटिफेन दे आर द मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। और मेरा आप सबसे एक और क्वेश्चन, चलो बताओ मास्ट सेल स्टेबिलाईजर हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, सो विचारो थोड़ा, फिर जब तक मैं बताता हूँ। नाउ एजिलास्टिन इज हैविंग मैक्सिमम टॉपिकल एक्टिविटी, एजिलास्टिन का सबसे ज्यादा टॉपिकल एक्टिविटी होती है। सो इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। नाउ इससे मैं आपसे पूछा मास्ट सेल स्टेबिलाइजर कहाँ यूज होता है, वी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा वी यूज मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेरोटोनिन। ओके, सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, या तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का दूसरा नाम क्या है, सेरोटोनिन, दोनों सिनोनिम है। नाउ अब इनका सिंथेसिस कैसे होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का, सो देयर इज वन एमिनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में जब ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज वर्क करेगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। अब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन में ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज वर्क करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। ओके, ये जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है वो फैन से एमाइन में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली हिस्टिडीन से हिस्टामाइन में कौन कन्वर्ट कर रहा था, तो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ओके, so remember it. Now there is one drug that is known as a tilotricet. tilotricet क्या करेगा, ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करेगा। ओके, इसकी इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम।
ठीक है। और कब, व्हेन द पेशेंट इज रेजिस्टेंस टू ऑक्ट्रियोटाइड, जब पेशेंट ऑक्ट्रियोटाइड से रेजिस्टेंस हो जाएगा तब हम इसको यूज करेंगे। ओके, स्टैट मीन्स रुक जाना, ये रोक देता है। नाउ अब इसका डिग्रेडेशन सिमिलरली जैसे हिस्टामाइन का होता था थ्रू माओ एंजाइम, अब इसका जब डिग्रेडेशन होगा तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में इसका कन्वर्जन हो जाएगा और जिसकी वजह से ये डिग्रेड हो जाएगा। नाउ देयर आर मेनली 7 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ओके, 5HT1 से लेके 5HT7 तक रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल आर GPCR होते हैं, सारे GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं एक्सेप्ट 5HT3। 5HT3 कैसा होता है, इट इज अ आयन चैनल, इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, 5HT3 क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ओके, अब 5HT1 ये जी इनहिबिटिंग कपल बैंड होते हैं एंड दे आर लोकेटेड प्री सिनेप्टिकली एंड दे आर द ऑटो रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड उसके अंदर कौन कौन से 5HT1 में कौन कौन से रिसेप्टर पर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होंगे, दैट वी सी। अब 5HT1 है एगोनिस्ट, दैट इज बस पायरोन। ठीक है, उसको हम क्या यूज करते हैं, एज एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग में बस पायरन हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी को अगर एंजाइटी होती है तो इंसान क्या करता है, रोता है। ठीक है, सो बस पायरन में रोना नहीं। ठीक है, RON मतलब रोना नहीं। सो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बस पायरन इज एंटी एंजाइटी दैट मींस रोना नहीं। नाउ second drug that is we are given is 5HT1B1D एगोनिस्ट। ठीक है, 5HT1B1D एगोनिस्ट क्या करेगा, अब उसमें दो होते हैं, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव में क्या होता है, ट्रिप्टान से सुमाट्रिप्टान, जोल्मिट्रिप्टान, ये सारे जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं एंड दीज ड्रग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ओके, सो इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दैट दीज ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ migraine. Now our third drug is that is 5HT1F agonist and that is लेसमीडिटेन। ओके, लेसमीडिटेन, इसका सिर्फ नाम याद रखना, क्लास एंड नेम। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द 5HT2 रिसेप्टर ड्रग्स एंड देयर GQ कपल बाइंड। ओके, इसमें कौन कौन सा ड्रग इंक्लूड है, सो दैट इज 5HT2C एगोनिस्ट। 5HT2C एगोनिस्ट में कौन सा ड्रग होता है, लॉर्कासेरिन। लॉर्कासेरिन अभी अप्रूव हुआ है फॉर एंटी ओबेसिटी। ओके, इट इज यूज्ड एज एंटी ओबेसिटी ड्रग। हाउ इट बाय इट, वो कैसे एंटी ओबेसिटी की तरह यूज करेंगे, बिकॉज इट डिक्रीजेस द एपिटाइट, वो हमारी भूख को कम कर देता है, खाएगा नहीं इंसान तो मोटा नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब ये ड्रग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इट कॉजेस साइकोसिस एंड कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, ये कोलोरेक्टल कैंसर करने की वजह से नाउ इट इज अ बैन, ये अब क्या हो गया, बैन हो गया। नाउ अब सेकंड क्लासेस दैट इज 5HT2A 2B C एंटागोनिस्ट। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक में मेन टू दैट इज ओलेंजापिन एंड क्लोजापिन। ओके, उनका साइड इफेक्ट क्या है, ये ओबेसिटी को कॉज करते हैं। नाउ और थर्ड क्लास इज 5HT2 to 5HT4 एंटागोनिस्ट। 5HT2 5HT4 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग आते हैं, दैट इज कीटासेरिन, रिटानसेरिन एंड सैप्रोहेप्टाडिन। ठीक है, इनका यूज क्या होता है, सो दे आर यूज्ड इन सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, वो सेरोटोनिन सिंड्रोम में यूज होते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा, जिसकी वजह से अगर हम 5HT इनकम एंटागोनिस्ट दे देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दे डिक्रीजेस द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, सो दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। दे आर यूज्ड इन द माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी हम इनको यूज करते हैं एंड दे आल्सो यूज्ड टू प्रमोट वेट गेन। नाउ आवर थर्ड क्लास दैट इज 5HT3, जो हमारे आयन चैनल्स थे उस पर कौन कौन से ड्रग वर्क करेंगे। ठीक है, सो अब उसमें कौन कौन से ड्रग वर्क कर सकते हैं, तो दैट इज 5HT3 एंटागोनिस्ट। 5HT3 एंटागोनिस्ट, अब हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ऑन्डेनसेट्रेन को
यस वी आर यूजिंग इमेट वॉमिटिंग इमेसिस में यूज होता है ऐसे एंटीमेटिक ड्रग। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, रेमोसेट्रॉन, पेरानोसेट्रॉन। ओके, इसमें पेरानोसेट्रॉन इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। Now, they are the drug of choice in chemotherapy induced vomiting. They are the drug of choice in chemotherapy induced vomiting, radiotherapy induced vomiting and GIT infection induced vomiting. मतलब कहीं पे भी vomiting आवे तो उसके लिए drug of choice हमेशा क्या होगा? Cetrons. So it is a most important MCQ which is many time asked in exam. So also remember it. Okay. Now, अब माइग्रेन ओके इट इज माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन इज अ हेडेक, यूनिलेटरल हेडेक, माथे के कोई एक साइड बहुत ही जोर से दर्द हो। ठीक है, अगर माइग्रेन का किसी को एक्यूट अटैक आया हो तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? दैट इज ट्रिप्टान्स। ओके, 5-HT 1B1D एगोनिस्ट ये क्या करता है? ये जो हम ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जो डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से पेन होता है माइग्रेन में, ये वो ब्लड वेसल को क्या करती है? कंस्ट्रिक्ट कर देती है। अब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है? पेन ट्रीट हो जाता है। सो फॉर द migraine acute attack the drug of choice is triptan. It is also most important question. Now इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? सो सुमाट्रिप्टान, जोल्मिट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, एलिट्रिप्टान, नेराट्रिप्टान, फ्रोट्रिप्टान एंड एल्मोट्रिप्टान। ओके, अब सुमाट्रिप्टान होता है, ठीक है, इस ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्यूट अटैक में। ठीक है, हम इसको ऑरल भी दे सकते हैं, नेजल रूट से दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं, रेक्टल रूट से भी हम दे सकते हैं। जोल्मिट्रिप्टान को हम नेजल रूट से देंगे। जो नेराट्रिप्टान होता है उसकी ऑरल बायोबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। एंड फ्रोट्रिप्टान इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग एंड एल्मोट्रिप्टान इज सेफेस्ट ड्रग। ठीक है, एंड rizatriptan is a fastest acting triptan. Now we see the prophylaxis of migraine. Okay, prophylaxis of migraine में हम कौन कौन से ड्रग यूज करेंगे? ये हमारा लास्ट पार्ट है। सो इसको देखो, इसमें से काफी एमसीक्यू, इसको ढंग से देखना है, इसके अंदर काफी सारे एमसीक्यू पूछते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में हम कौन से ड्रग यूज करते हैं? सो हम उसको याद कर सकते हैं दैट ABC ऑफ TCA। ABC of TCA means anti-epileptic drug. Anti-epileptic में कौन कौन से? So main there are topiramate, gabapentin and sometimes we use valproate, but main are topiramate and gabapentin. Okay, जिसको हम प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग क्या होता है? जो माइग्रेन को हम प्रिवेंट करने के लिए जो यूज करें, प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग होता है प्रिवेंशन। ओके, अब बीटा ब्लॉकर्स में होता है प्रोप्रानोल एंड टिमोलोल। और ऑलवेज रिमेम्बर एक और चीज कि अगर कोई भी पूछे कि अगर कि which is of the following is a drug of choice in prophylaxis of migraine, so that is propranolol. It is a most important MCQ which is many time asked in exam. So which of the following is a drug of choice in prophylaxis of migraine, so that is propranolol. आँख बंद करके propranolol टिक कर देना। So now third drug that we are using, calcium channel blockers. Calcium channel blockers are used in which calcium channel blockers are used? So that are flunarizine and verapamil. Flunarizine and verapamil we use, but generally we use flunarizine in the prophylaxis of migraine. Now ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं हम? नॉरट्रिप्टिलिन एंड एमिट्रिप्टिलिन। ओके, अब देयर आर सम न्यू ड्रग्स, ओके, जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, दैट आर CGRP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब जो CGRP होता है जो रिलीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वेसो डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, अगर हम उसको उसके रिसेप्टर को अगर एंटागोनाइज कर देंगे, ठीक है, तो डायलेशन नहीं होगा एंड इट डज नॉट कॉजेस पेन। ओके, सो CGRP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन होता है? दैट इज एरिन्यूमेब। वो ड्रग कौन सा होता है? एरिन्यूमेब। एंड CGRP एंटागोनिस्ट मतलब जो CGRP को ही एंटागोनाइज कर दे, वो ड्रग कौन कौन से होते हैं? एप्टिनिजुमेब, फ्रीमानिजुमेब एंड थर्ड इज गैल्केनिजुमेब। ओके, सो ये था आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट वी कैन से
histamine and 5-hydroxytryptamine. Okay, it is very important, so remember every point which I have told. So if you like my video, then like my channel, share it and subscribe it. Thank you.